अस्सलाम वालेकुम जी। आई एम डॉक्टर इमरान, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन फ्रॉम प्रिवेंशन एंड क्योर। आज हम बात करेंगे डेंगू फीवर के हवाले से। डेंगू फीवर जिस खास किस्म के मॉस्किटो के बाइट करने से फैलता है जिसको एडीज एजिप्टी कहा जाता है। पाकिस्तान उन चंद एंडेमिक कंट्रीज़ में शामिल है जिसमें डेंगू बहुत प्रिवेलेंट है, और स्पेशली ये जो सीज़न है, जो कि सीज़न स्टार्ट होने लगा है, इन द नेक्स्ट जो बारिशों का सीज़न होता है उसमें डेंगू के फैलने के खदशात बहुत बढ़ जाते हैं। डेंगू की 4 सीरोटाइप्स हैं, DENV1 से DENV4 तक। ये 4 सीरोटाइप्स हैं। अगर आपको एक सीरोटाइप से इन्फेक्शन हो जाए तो बाकी 3 से आपको क्रॉस प्रोटेक्शन मिलती है, लेकिन टू सम एक्सटेंट, कुछ महीने के लिए, कुछ साल के लिए, तो आपको रिपीटेड इन्फेक्शन दोबारा डेंगू से हो सकती है। बल्कि हमारे क्लिनिकल एक्सपीरियंस में हम स्पेशली देखते हैं कि जो फैमिलीज़ एक दफ़ा डेंगू से मुतासर होती हैं या जिनमें डेंगू के ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड डेंगू होता है, उनमें बार बार होता है, तो सम हाउ आपका इम्यून सिस्टम, आपका मुदाफ़ाती निज़ाम, आपका जो जेनेटिक्स है उसमें ज़रूर रोल प्ले करते हैं। डेंगू 3 तरह का उसके इन्फेक्शंस होती हैं। एक सिंपल डेंगू फीवर है जिसको अमूमन आउटडोर बेसिस पे हम ट्रीट करते हैं, उसको एडमिट करने की ज़रूरत नहीं होती। एक डेंगू हेमरेजिक फीवर है। हेमरेजिक फीवर का लफ्ज़ मेडिकल ज़बान में जिसमें लीकेज हो, स्पेशली प्लाज्मा की, मतलब उसमें से पानी बाहर निकल आए ब्लड वेसल में से, या खुदा न खास्ता ब्लीडिंग हो जाए किसी भी वजह से, स्पेशली जो प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं या कुछ और रीजंस होती हैं, उसको डेंगू हेमरेजिक फीवर कहा जाता है। और अगर अल्लाह ना करे कि आपके डिफरेंट आर्गन्स में खून की कमी की वजह से, वहाँ पे ब्लड फ्लो की वजह से वो काम करना छोड़ जाएं, डिमांड और सप्लाई मिसमैच हो जाए, तो इसको डेंगू शॉक सिंड्रोम कहा जाता है कि पेशेंट शॉक में चला जाता है, उसमें ब्लड प्रेशर बहुत ड्रॉप कर जाता है, गुर्दे जो हैं वो खून बनाना बंद कर देते हैं और आपके पूरे ऑर्गन जो हैं वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। ऐसे मरीजों को अमूमन ICU में मैनेज किया जाता है। डेंगू को डिफाइन करने के लिए, डेंगू की डेफिनेशन के लिए 3 डिफरेंट मराहिल हैं। एक आपका सस्पेक्टेड डेंगू होता है, एक आपका प्रोबेबल डेंगू होता है, और एक आपका कंफर्म डेंगू केस होता है। किसको सस्पेक्टेड, मतलब हमें शक पड़ता है कि इसको डेंगू हो सकता है और उसको मजीद इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है, तो क्या अलामात हों तो आप उसको कह सकते हैं कि डेंगू सस्पेक्टेड है। अगर किसी मरीज़ को जिस मौसम में स्पेशली डेंगू ज़्यादा एंडेमिक होता है और वो उस मौसम में ज़्यादा डेंगू के पेशेंट आ रहे होते हैं, अगर एक मरीज़ को 2 से 10 दिन का बुखार हो, 2 डेज से ज़्यादा का बुखार हो, 10 डेज से कम का बुखार हो, 3 दिन का बुखार हो, 4 दिन का, 5 दिन का, और उसके साथ आपको डिफरेंट अलामात आ रही हों जिसमें जिस्म के अंदर माइल्जियाज होना, जिसम में बहुत ज़्यादा दर्दें होना, बोन पेन्स होना, हड्डी में दर्दें होना, आंखों के पीछे दर्दें होना, बुखार रहना, मलेज रहना और अदर कॉन्स्टिट्यूशन सिंड्रोम, भूख वगैरह का डिस्टर्ब होना, ये सारी अलामत शो करती हैं कि आपको डेंगू के साथ सस्पेक्टेड केस में आप फॉल करते हैं कि आपको डेंगू हो सकता है। फ़ौरन क्या करें, हेल्थ केयर प्रोफेशनल से रब्ता करें, मोस्ट प्रोबेबली फ़ौरन वो आपका डेंगू CBC कराएगा। उसके अंदर अगर 2 सेल लाइन्स कम हो जाएं, प्लेटलेट्स कम हो जाएं जो खून को जमाने वाले खुली हैं, और आपके इन्फेक्शन वाली खुली जिनको WBCs कहते हैं, अगर ये दोनों लाइन्स आपकी नॉर्मल वैल्यू से कम आ जाती हैं तो ये प्रोबेबल डायग्नोसिस हो जाता है कि आपके जो चांसेस ऑफ जो डेंगू है वो सस्पेक्टेड से निकलकर प्रोबेबिलिटी में चले जाते हैं, मतलब आपके चांसेस बढ़ जाते हैं डेंगू फीवर होने के। कंफर्म कैसे करें? कंफर्म होने के लिए आपके 2-3 टेस्ट पाकिस्तान में अवेलेबल हैं। एक हम डेंगू NS1 एंटीजन कराते हैं जो आपके तमाम लेबॉर्ट्रीज पे अवेलेबल है। अगर आपको 5 दिन का बुखार हो, 5 दिन से पहले जो टेस्ट कराया जाता है वो डेंगू NS1 एंटीजन है, और अगर 5 दिन से ज़्यादा का बुखार हो, 10 दिन से कम, 6वां दिन है, 7वां दिन है, तो आप डेंगू एंटीबॉडीज़ कराते हैं जिसको IgM और IgG कहा जाता है। इन टेस्टों की इंटरप्रिटेशन आपके डॉक्टर्स करते हैं और उससे आपको कंफर्म हो जाता है कि आपको डेंगू फीवर है। फिर एक पाकिस्तान में प्रॉपर सिस्टम है डेंगू मरीज़ को रिपोर्ट करने का, ताकि उसको बर वक्त जो है वो इलाज मुहैया किया जा सके और आपको प्रिकॉशंस और केयर भी ले सकें। जो सिंपल डेंगू फीवर है जिसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती, प्लाज्मा लीक नहीं करता और ब्लीडिंग नहीं होती, ऐसे मरीजों को तो हम आउटडोर बेसिस पे मैनेज कर लेते हैं। उसमें आप पैनाडोल देते हैं सिंपल, और हाइड्रेशन स्टेटस को और बेड रेस्ट को जो है वो फेवर करते हैं। लेकिन अल्लाह ना करे किसी वजह से आपका प्लाज्मा लीकेज होना शुरू हो जाए या ब्लीडिंग शुरू हो जाए, जो आपकी लेबॉर्ट्री इन्वेस्टिगेशन और क्लिनिकल साइंस से फ़ौरन हमें पता चल जाता है, तो ऐसे मरीज़ को फ़ौरन दाखिल करना ज़रूरी है। उनको एक ख़ास मकदार में पानी दिया जाता है ताकि जो प्लाज्मा लीक कर रहा है उसको फ़ौरन रिप्लेस किया जा सके, और आपकी कॉम्प्लिकेशंस को फ़ौरन देखा जाता है। कुछ टेस्ट भी कराए जाते हैं और हम रिपीटेड CBCs कराते हैं,
और आपको मॉनिटर करते हैं। इसके अलावा एक्सरेज, अल्ट्रासाउंड, बाकी काम भी कराए जाते हैं कि ब्लीडिंग तो नहीं हो रही या प्लाज्मा लीक करके आपके पेट में या फेफड़ों के अंदर इकट्ठा तो नहीं हो रहा। तो एक कोलैबोरेटिव अप्रोच है, वार्ड में या एचडीयू के अंदर इसको मैनेज किया जाता है। लेकिन अल्लाह न करे अगर बहुत कम परसेंटेज में अगर शॉक हो जाए, ब्लड प्रेशर ड्रॉप कर जाए, तो ऐसे पेशेंट्स को डेंगू शॉक सिंड्रोम कहते हैं और ऐसे मरीजों को हमें आईसीयू में मैनेज करना पड़ता है और आईसीयू में प्रॉपर टेक केयर करके मरीज को इस कॉम्प्लिकेशन से आउट किया जाता है। बहुत सी मिथ्स हैं, बहुत सी मिसनोमर्स हैं इसके हवाले से कि डेंगू के मरीजों में अगर प्लेटलेट्स कम हो जाएँ तो कि हमें स्टेरॉइड्स देने चाहिए, एंटीबायोटिक्स देने चाहिए, मलेरिया की दवा देनी चाहिए या प्लेटलेट्स लगाने चाहिए। तो ये सारे मिथ्स हैं। इसमें ना कोई स्टेरॉइड का रोल है, ना एंटी मलेरियल का कोई रोल है, ना एंटीबायोटिक्स का रोल है। प्लेटलेट्स का रोल है, लेकिन कम कंडीशंस में अगर आपके प्लेटलेट्स 10,000 से कम हो जाएं या खुदा न खासा प्लेटलेट्स कम होने की वजह से एक्टिव ब्लीडिंग हो रही हो, वो आपका फिजिशियन डिसाइड करता है कि आपको किस टाइम प्लेटलेट लगाने चाहिए। बाकी अच्छे जूसेस पिएँ, अच्छे जो है वो लिक्विड इंटेक्स करें। कुछ सोसाइटी के अंदर लोग पपीते के जूस के हवाले से भी एक कॉन्सेप्ट रखते हैं, ठीक है वो दे सकते हैं। इसका एज सेट कोई रिसर्च स्टडी में डायरेक्ट प्लेटलेट्स काउंट को बढ़ाने में कोई रोल नहीं है, लेकिन आप हर तरह का जूस होम मेड जूसेस लें। हमने कई दफ़ा देखा कि बहुत सारे लोग डेंगू होता है और वो बाढ़ से गन्ने का जूस ले रहे होते हैं, अनहाइजेनिक जगह से रस ले रहे होते हैं, जूस ले रहे होते हैं और हेपेटाइटिस ऊपर से करा बैठते हैं, पीला यरकान उनको हो जाता है क्योंकि वो गंदे फूड से और गंदे जूसेस और पानी वगैरह से फैलता है। तो आपने अगर जूसेस ले लें तो हर तरह का जूस ले सकते हैं, वो हाइड्रेशन स्टेटस को मेंटेन करने के लिए होता है, उसका कोई डायरेक्ट प्लेटलेट से तल्लक नहीं है, लेकिन हाइड्रेशन स्टेटस आप अपना मेंटेन कर सकते हैं। तो वो होम मेड जूसेस इस्तेमाल करें, फूड लें, बेड रेस्ट करें और खुदा न खास्ता अगर कोई कॉम्प्लिकेशन होती है तो फ़ौरन अपने डॉक्टर से रजू करें। इसके अलावा प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। डेफिनेटली जो मलेरिया में मैंने प्रिवेंशन बताई थी वो डेंगू में प्रिवेंशन है कि आप मॉस्किटो रिपेलेंट्स यूज़ करें, रात को नेट्स यूज़ करें, मॉस्पेल यूज़ करें और फुल स्लीव्स वाले कपड़े पहने। कोशिश करें कि नमाज असर के बाद या मगरिब के बाद लॉन्स में ना बैठें। ये मच्छर अमून हमने देखा है कि शाम होते ही जैसे ही मास्किंग डार्क मास्क आता है, नाइट आती है तो ये ज़्यादा काटता है। तो बेहतर ये है कि आप इवनिंग के बाद ओपन एयर में ना जाएं, अगर जाना पड़े तो प्रॉपर कवर करके और मस्कुलर रिपेलेंट्स लगा के और मॉस्पेल्स लगा के फुल स्लीव्स पहन के आप जा सकते हैं। वरना आउटिंग्स में ये ज़रा आपने अवॉइड करना है कि आउटडोर बेसिस पे, आउटडोर सोर्सेज पे ना बैठें, उसको आप अवॉइड करें। अगर आपको फीवर होता है तो फ़ौरन अपने डॉक्टर से रब्ता करके और इसको कर सकते हैं। हमारे पास डिफरेंट सेटअप्स में डेंगू के सेंटर्स बनाए जा चुके हैं, बड़े अस्पतालों में तो सब में मौजूद हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी मौजूद हैं। जहाँ पे आपको कंफर्टेबल हो, अगर खुदा न खास्ता ये सिम्टम आते हैं तो अपने प्रॉपर सेटअप में और हेल्थ केयर प्रोफेशनल को जाके इसके बारे में आगाह करें। थैंक यू सो मच।